नमस्कार दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है जरूर देखना पूरा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आज मैं जो बोलने वाला हूँ कि कृषक है जो फार्मर है उसका इनकम 2 गुना कैसे हम 2022-2024 साल के अंदर करना चाहते। गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि फार्मर्स का इनकम 2 गुना हो जाए 2024 साल के पहले। तो हम देखेंगे कैसे ये इनकम, फार्मर का इनकम 2 गुना होता है 2022 से लेकर 2014 के अंत तक। हम देखेंगे कैसे इसको हम साइंटिफिकली, हमारा जो सिलेबस है हमने सजाया कि ऐसा करते हुए अगर हम जाते हैं तो फार्मर का इनकम साइंटिफिकली 2 गुना हो जाएगा। तो पहला क्या है, पहला मेरा वीडियो देखिए पूरा शुरू से अंत तक और देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या बोलना चाह रहे और देखिए इनाम क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या हमारा जो एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट है वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो पहले हम क्या चाहते हैं कि अब चाहते हैं कि इनाम क्या है। इनाम का मतलब होता है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसके बाद हम देखेंगे कि एफपीओ क्या होता है, एफपीओ का गठन कैसे करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट का सब्सिडी कैसे मिलता है और गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, इक्विटी ग्रांट स्कीम, क्रेडिट सब्सिडी स्कीम और स्फूर्ति का स्कीम जो लागू है, इधर 5 करोड़ तक आपको मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एफपीओ का मेंबरशिप कितना होना चाहिए, एफपीओ का गठन कैसे होना चाहिए, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आप कृषि पण्य उत्पादन कर रहे हैं और इसके बाद हम देखेंगे ये जो आप प्रोडक्ट अब जो कृषि उत्पन्न कर रहे हैं इसका लाभ कैसे उठाएंगे आप, पूरा नेशनली इंटरनेशनली कैसे बेच पाएंगे थ्रू इनाम। और इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो खेती में जो आपने तैयार किया है, इसका प्रोडक्ट आप कैसे पूरा इंडिया में बेच पाएंगे। तो इसके लिए आप मेरा ये वीडियो जरूर शुरू से अंत तक देखिए, जिधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बोलना चाह रहे कि इनाम कीजिए, एफपीओ कीजिए। जो कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट्स है, वो भी बोल रहे एफपीओ कीजिए, उसके बाद इनाम से थ्रू ट्रेड कीजिए। इनाम एक क्या होता है, इनाम थ्रू अगर हम ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आप घर बैठे बैठे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज अगर आप बंगाल में है तो आपका सामान आप केरला पे बेच सकते हैं, आप अगर यूपी में है तो आपका सामान आप आंध्र प्रदेश में भी बेच सकते हैं। ये सुविधा है आपका इनाम में। तो चलिए जरूर हम देखेंगे, पहले 3 एपिसोड में हम इसको बांटेंगे। पहले देखेंगे इनाम क्या है, उसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सीनियर कंसल्टेंट लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए देखेंगे। ई नैम प्रणाली को भारत में पहली बार 14 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आरंभिक कवरेज के तहत इसे 8 राज्यों, 21 मंडियों और 24 जिन्सों में लागू किया गया था। मूल रूप से ई नैम प्रणाली में 3 मुख्य हितधारक हैं: किसान, व्यापारी और खरीदार। उनके साथ प्रोसेसर और निर्यातक, जिनमें किसान प्राथमिक हितधारक है। आज धीरे धीरे देश भर की ई मंडियों में किसान आ रहे हैं और इन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। ई नैम व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और निर्यातकों को एकीकृत और व्यापक बाजार के माध्यम से बेहतर व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। ई नैम के व्यापक उद्देश्यों में मंडियों में पसरी कमियों को दूर करना, पारदर्शी बिक्री, लेन देन और उचित मूल्य की व्यवस्था करना, व्यापारियों, खरीदारों और कमीशन एजेंटों की लाइसेंसिंग आसान बनाना, कृषि उत्पादन प्रावधान की गुणवत्ता मानकों का सामंजस्य बिठाना, बाजार शुल्क को सिंगल विंडो करना, स्थानीय मिट्टी के परीक्षण के लिए
प्रयोगशालाएं बनाना, सारी प्रणाली को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना, भौतिक मंडियां बनाना जिन्हें हितधारकों द्वारा ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके। ई-नैम उत्पादकता पर जोर देने के साथ साथ मुनाफे पर भी जोर देता है। ये प्लेटफॉर्म कीमतों की सही जानकारी देता है, खरीदारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, किसानों की संवाद क्षमता बढ़ाता है। आज ई-नैम कृषि उपज के क्षेत्र में भारत के व्यापार के तौर तरीकों को तेजी से बदल रहा है। आज की तारीख में ई-नैम ने 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 बाजारों में 1 लाख से अधिक किसानों, 1,30,000 व्यापारियों और 65,000 कमीशन एजेंटों को जोड़ा है। राज्यवार स्थिति देखी जाए तो ई मंडियों की संख्या आंध्र प्रदेश में 22, छत्तीसगढ़ में 14, गुजरात में 79, हरियाणा में 54, हिमाचल प्रदेश में 19, झारखंड में 19, मध्य प्रदेश में 58, महाराष्ट्र में 60, उड़ीसा में 10, पंजाब में 19, पुडुचेरी में 2, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 23, तेलंगाना में 47, उत्तर प्रदेश में 100, उत्तराखंड में 16, चंडीगढ़ में 1 और पश्चिम बंगाल में 17 हैं। यानी कुल मिलाकर देश में इस वक्त 585 ई मंडियां हैं। ई-नैम पोर्टल 114 वस्तुओं में ट्रेड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 52,173 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो चुका है। ये संख्या रोज बढ़ रही है। इसके अलावा 320 मौजूदा ई-नैम मंडियों में सफाई, ग्रेडिंग, छटाई और पैकेजिंग सुविधाओं के लिए और 245 मौजूदा ई-नैम मंडियों में खाद इकाई के लिए 137.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ई-नैम पोर्टल हिंदी, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, तमिल, गुजराती और मराठी में उपलब्ध है। ई-नैम मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के माध्यम से मंडियों में व्यापार करना आसान करता है। इसके निर्बाध संचालन के लिए राज्यों को अपनी कृषि विपणन कानून में 3 बदलाव करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस जो राज्य की सभी मंडियों में मान्य हो और लेन देन शुल्क की सिंगल विंडो बनाना। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से धीरे धीरे पारंपरिक नीलामी प्रथाओं में भी बदलाव आ रहा है, जो नई तकनीक की बढ़ती स्वीकृति का संकेत है। ई-नैम पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधित सूचनाओं और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सर्विसेज भी प्रदान करता है। इनमें अन्य सेवाओं के साथ कमोडिटी अराइवल, गुणवत्ता और कीमतें, ऑफर और ई भुगतान निपटान सीधे किसानों के खाते में खरीदना और बेचना शामिल है। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ई-नैम पर जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जहां लेन देन की लागत कम हुई है, वहीं सही समय पर सही सूचना मिलना भी आसान हुआ है। फिलहाल सरकार ने मार्च 2020 तक 415 अतिरिक्त बाजारों को ई-नैम से जोड़ने का निर्णय लिया है। ई-नैम पोर्टल पर राज्य के बाहर के व्यापारियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की जानकारी भी प्रदान की जा रही है, जो व्यापार के बाद वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। ई-नैम राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नैम प्लेटफॉर्म पर एक इंटरस्टेट डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। नए साल 2019 की शुरुआत के साथ ई-नैम ने 2 अलग-अलग राज्यों की मंडियों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार शुरू करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पहले व्यापार एपीएमसी के भीतर या एक ही राज्य के भीतर स्थित 2 एपीएमसी के बीच हुआ करता था। टमाटर का पहला अंतर्राज्यीय लेन देन उत्तर प्रदेश के बरेली ई-नैम एपीएमसी के व्यापारी और उत्तराखंड के हल्द्वानी ई-नैम एपीएमसी के किसान के बीच किया गया है। इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ई-नैम मंडियों के बीच आलू, बैगन, फूल गोभी में भी अंतर लेन देन किया गया है। सभी मामलों में ई-नैम पोर्टल के माध्यम से ई भुगतान भी किया गया है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक खरीदार मिलेंगे और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें भी मिला करेंगी। इस कार्यक्रम की कामयाबी और जरूरत को देखते हुए सरकार का अगला कदम 22,000 ग्रामीण बाजारों को किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई-नैम से 2020 तक जोड़ने का है। हमारे देश में वर्षों से किसी न किसी कारण से कुछ नियम रहे। एक राज्य में जो कृषि उत्पादन होता था दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते थे, ये भी बंधन रहते थे। कभी
कानूनी तौर पर रहते थे तो कभी गैर कानूनी तौर पर रहते थे, क्योंकि लगता था कि भाई अगर ये चला गया तो राज्य की इकोनॉमी को क्या होगा, राज्य की आवश्यकताओं को क्या होगा। तो ये चलता रहता था और उसके कारण मैं नहीं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह के रूप में मैं इसे देखता नहीं हूं। वहां की सरकारों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता था कि भाई अगर ये चीज मेरे यहाँ उत्पादन होती है, अगर मेरे यहाँ से बाहर चली गई तो मेरे यहाँ तो लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये उसकी चिंता बड़ी स्वाभाविक थी, लेकिन उसका परिणाम ये होता था कि किसान को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। किसान के लिए मजबूरी हो जाती थी कि अपने 12, 15, 20, 25 किलोमीटर की रेंज में जो मार्केट है वो जो दाम तय करता था उसको उसी दाम पर बेचना पड़ता था और उसी से अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। किसान की समस्या ये भी रहती थी कि उसको कोई चॉइस नहीं रहता था। एक बार घर से बैलगाड़ी में ढोकर के माल लेके गया मंडी में और मंडी वालों को लगा कि नहीं आज दाम गिरा दो। अब वो बेचारा सोचता है कि भाई मैं इसको वापस कहाँ ले जाऊंगा, 25 किलोमीटर कहाँ उठा के ले जाऊंगा। तो वो मजबूरन उनके हाथ पैर जोड़ के कहता था नहीं जी ले लीजिए, चलिए 5 रुपया कम कर लीजिए, ले लीजिए, मैं वापस कहाँ ले जाऊंगा। ये हाल किसान का हमारे यहां मार्केट पर रहा। ये योजना ऐसी है कि जिस योजना से किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। होता क्या है, आज दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि उत्पादन का रियल टाइम डाटा अभी भी नहीं होता है। कभी हमें लगे कि भाई फलाने राज्य में गेहूं की जरूरत है तो सरकार सोचती है कि अच्छा भाई क्या करेंगे, इनको गेहूं की जरूरत है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि दूसरे एक राज्य में गेहूं सरप्लस पड़े हैं। कभी गेहूं सरप्लस है और वहां पहुंचाने हैं, लेकिन उस समय ट्रेन की व्यवस्था नहीं मिलती माल ले जाने के लिए, और वहां कंज्यूमर परेशान रहता है, यहां किसान परेशान होता है माल बेचना है। ये क्यों? तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था कि जिस स्ट्रक्चर में वो बंद गया था उसके बाहर नहीं जा पाता था। आज ई नाम के कारण अभी तो प्रारंभ में 25 कृषि उत्पादन चीजें इस ई नाम पर बिकेगी, सौदा होगा, और 21 मंडी में होगी। लेकिन बहुत ही निकट भविष्य में शायद 250 तक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ राज्यों ने कानून में जो सुधार करना चाहिए वो कर दिया है। टेक्नोलॉजी करेगी, बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वहां एक लैब बनेगी, उस लैब के कारण क्वालिटी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट ये तय होगा। अब व्यापारी हाथ में पकड़ करके जताएगा नहीं यार तेरा माल तो ठीक नहीं है, और किसान कहता नहीं नहीं साहब बहुत ठीक है, पहले जैसा ही है, और आखिरकार उस व्यापारी ने कह दिया तो वो बेचारे को लगता था चलो बेच दो। आज लेबोरेटरी कहेगी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है। और वो नेशनली सर्टिफाइड मान्यता होगी उसको। अगर मान लीजिए बंगाल से चावल खरीदना है और केरल को चावल की जरूरत है, तो बंगाल का किसान ऑनलाइन जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस क्वालिटी का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है। तो वो ऑनलाइन ही कहेगा कि भाई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मेरा ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए।
और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा भाई ये 6 लोग में ये ठीक है, तो उससे तुरंत सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। कुछ व्यापारी क्या करेंगे, बंगाल से माल खरीदेंगे, खरीदने वाला केरल में होगा, लेकिन उसको बंगाल में ही मार्केट मिल जाए तो वहीं वो बंगाल में भेज देगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी इस व्यवस्था के कारण कि जिसके कारण हमारा किसान ये तय कर पाएगा और माल अपना प्रोडक्ट बैलगाड़ी में चढ़ाने से पहले या ट्रैक्टर में चढ़ाने से पहले तय कर पाएगा कि मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा। पहले तो क्या होता था, सारी मेहनत करके 25 किलोमीटर दूर मंडी में गया, उसके बाद तय होता था भविष्य क्या है। आज अपने घर में अपने मोबाइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं। थोड़ा, और मैं समझता हूं हमारे देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति, शायद वो साक्षर ना हो लेकिन बुद्धिमान होता है। जैसे उसको पता चलेगा तो वो मॉनिटर करेगा कि मंडी का ट्रेंड क्या है, 3 दिन देखेगा बराबर, और फिर ट्रेंड के अनुसार तय करेगा। हाँ, अब लगता है कि मार्केट पक गया है, तो तुरंत अंदर एंटर कर जाएगा और अपना माल बेचेगा। आज किसान निर्णायक होगा, किसान निर्णायक होगा। जो मंडी में बैठे हुए व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जहां से पहले खरीदता था तो वहां तो इस बार चावल पैदा ही नहीं हुई है, तो साल भर क्या करूंगा, मैं तो चावल का व्यापारी हूं। लेकिन अब उसको बैठे रहना नहीं पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपने आवश्यकता के अनुसार चावल का ऑर्डर दे करके दूसरे व्यापारी से वो ले सकता है, दूसरे किसान से भी ले सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कंज्यूमर भी देख सकता है कि किस मंडी में किस रूप से बाजार चल रहा है, और इसलिए अपने यहां लोकली को एक्सप्लोइट करने जाता है तो कहता है झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है ई नाम पर तुमने तो माल इतने में लिया है, तुम्हारा थोड़ा बहुत तो ले लो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इतना क्यों ले रहे हो। यानी उत्पादन का बैलेंस यूज, इसके लिए भी ई नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस मार्केट में आने के कारण भारत सरकार भी बड़ी आसानी से, राज्य सरकारें भी मॉनिटर कर सकती हैं कि कहां पर क्या उत्पादन है, कितना ज्यादा मात्रा में है। इससे यह भी पता चलेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, गोडाउन का उपयोग कैसे होना चाहिए, इस गोडाउन में माल शिफ्ट कर रहा है कि उस गोडाउन में, यानी हर चीज एक पोर्टल के माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ पर ले जा रही है हमें, जो पहले से हम कभी इंतजार कर रहे थे या हमारे सामने संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। एक सप्ताह के भीतर भीतर यह भी पता चलेगा कि जब इतनी बड़ी मात्रा में बाजार खुल जाता है तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है। खरीदने वाला ज्यादा दाम देकर के अच्छी क्वालिटी खरीदने की कोशिश करेगा, बेचने वाला कम पैसों में किस जगह से माल मिलता है वो खोजेगा। तो दूर सुदूर भी जिसको मार्केट नहीं मिलता था, उसके लिए मार्केट सामने से इनविटेशन भेजेगा कि भाई देखो तुम वहां बैठे हो सिलीगुड़ी में, लेकिन तुम्हारी चीज कोई लेता नहीं, मैं यहां अहमदाबाद में बैठा हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये इतनी बड़ी संभावना, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा। ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा कि आने वाले दिनों में किसानों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है, सोची समझी व्यवस्था के तहत बनाया जाता है। और अब जो ये मंडी के माध्यम से, ई नाम से माध्यम से जो प्रयास किया है, इस ई नाम के द्वारा मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मेरा किसान तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा।
इसका फैसला मेरा किसान करेगा और कंज्यूमर को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। कंज्यूमर को कभी कोई भरोसा नहीं होगा, ये मेरा मुसीबत नहीं होगी, मेरा पूरा भरोसा है। मैं देश के किसानों को आज 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर, जिनका एम्पावरमेंट ऑफ पुअर पीपल वाला हमेशा रहा था, मेरा किसान एम्पावर हो, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आपने देखा होगा हमारा प्रधानमंत्री जी भी कितना इसमें चिंता करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर उन्होंने इलस्ट्रेट किया है इनाम के ऊपर। और इनाम आज से नहीं, ये 4 साल हो गया इनाम का, बट हम लोग नहीं जानते इनाम कैसे इसका सुविधा देते हैं हम लोगों को। चलिए अभी हम देखेंगे हमारा सीनियर कंसल्टेंट लोग क्या बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने के लिए जरूरी है कि हर राज्य जितनी जल्दी हो सके इनाम को लागू करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक राज्य जितनी जल्दी हो कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसी को खत्म कर इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम को बढ़ावा दें। ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और ये मौजूदा एपीएमसी मंडियों को आपस में जोड़कर कृषि कमोडिटी का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। अभी देश में 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह है और इसके तहत 21 मंडियों ने काम करना शुरू किया है। इन मंडियों के बीच 14 कृषि उत्पादों के अभी तक 136 अंतर्राज्यीय सौदे हो चुके हैं। सरकार इस योजना के तहत समूचे देश की मंडियों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लाना चाहती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। संदीप दास हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है ICRIER से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर PK जोशी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर साउथ एशिया IFPRI से हैं, आप स्वागत है। और हिमांशु वत्स हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो भारत की कृषि मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इनएफिशिएंट है और फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो और इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ जाती है, तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें किसी तरह से हम किसान और जो बायर है उनको किस तरह से जोड़ दें, ये एक जो नया मौजूदा ई नाम के थ्रू एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ई नाम है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन देखिए 2015 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बहुत बड़ा देश है और इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वन नेशन वन मार्केट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत छोटा काम नहीं है ये। पॉलिसी बन गई, फ्रेमवर्क बनना है, लोगों को जोड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का क्रिएट करना है कि जो ई नाम के लिए दोनों जगहों पे आपके पास वो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बायर है और जो सेलर है दोनों जगह इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इससे ये फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्राइस डिस्कवरी में, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मुझे जो लगता है, जो किसान की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, या जो बायर है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगी। जो प्रोड्यूसर और बायर लिंक हो जाएंगे थ्रू आपके पोर्टल के थ्रू, वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो अभी तक नहीं होता है। तो अभी के सिस्टम में क्या है कि कार्टेल बन जाते हैं, तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, कार्टेल बन गया, प्राइस राइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी और मैं समझता हूँ कि ये इट शुड बी ए बिग गेम चेंजर। सो इट हैज़, इस जैसे आपका अमेजोन टाइप ना फंक्शन होता है, या ये जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, इट्स ए ह्यूज बिजनेस। ये इनाम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एडिशनल उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज आज़ादपुर मंडी का जो ट्रेड होता है सपोज दूसरे मंडी के साथ, वो ऐसा कोई इंटरलिंक नहीं है कि बैंगलोर मंडी और आज़ादपुर में कोई लिंक करने नहीं है, बट इनाम वो फैसिलिटेट करता है। इससे विन विन सिचुएशन दोनों की तरफ बन सकता है। अगर कोई बायर्स बैठा हुआ है वहाँ बैंगलोर में, वो हरियाणा से खरीदना चाहता है, तो उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस फार्मर के साथ इतना है, इस मंडी में इतना अवेलेबल है। जो अभी का रेट में ओनली रेट उसको मालूम है, उसको और कोई क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन कोई कुछ मालूम नहीं होता है। तो वही इनाम इज ए विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। एक्चुअली फार्मर्स का रोल होगा, अगर वो फार्मर्स FPO के थ्रू या ग्रुप करके उसमें पार्टिसिपेट करें। एक सिंगल फार्मर के लिए इनाम मुझे इतना नहीं लग रहा कि कोई इतना फायदेमंद होगा, बट जब ट्रेडर्स जो है वो बैठकर अगर ओपन हो जाए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्री अक्रॉस कंट्री, जो इनाम फैसिलिटेट करता है, उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। उसका विन विन फॉर बोथ होगा।
ओके क्योंकि इसमें ऐसा है जो सक्सेस के चांसेस हैं, अगर हम बैक एंड में जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें तो काफ़ी सक्सेस हमें मिल सकती है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं देश में। ये बहुत अच्छा कदम है। अगर बैक एंड में हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं तो उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है और सारे लोग मिलके करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। और अगर वो जब मिल के काम करते हैं तो दे कैन हायर समवन हु कैन डू बिजनेस ऑन देयर बिहाफ। वो ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के थ्रू वो कर सकता है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस है, जब मैंने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्शन किया था तो कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। जब वो अकेले करते हैं तो दे आर वेरी पुअर फार्मर, बट वे जुड़ जाते हैं तो दे हायर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो रिटायर्ड होते हैं उनको लेते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं उनसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हैं। तो सिमिलरली अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रेंथन करते हैं तो ये एक वन स्टेप इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो खुद इमर्ज हो रही हैं और गवर्नमेंट आई थिंक ये नाबार्ड को जिम्मेदारी दे रही है कि उनको किसी तरह से स्ट्रेंथन करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं अगर हम बैक एंड में ये सोचें किस तरह से फार्मर को ऑर्गेनाइज करें। और फ्रंट एंड में हमें देखना होगा कि जो हमारी मार्केट्स है दोनों चीज़ों को देखना है। जो मार्केट है वो हमारा जो आगे का फ्रंट का मार्केट वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो भी ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा। जैसे रिटेल चेन है आपका, जैसे बिग बाजार है या मोर है, ये जो है ना ऑर्गेनाइज मार्केटिंग जो है ये ही उनसे लिंक करेंगे। अब इंडिविजुअल फार्मर इंडिविजुअल ट्रेडर का जो बिजनेस होगा वो बहुत कम हो सकता है। तो आपको दोनों साइड से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बैक एंड में आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करें और फ्रंट एंड में ऐसे इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं कि ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट उभर के आए। तो वो दोनों अगर आप करेंगे तो सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है, तो अभी आप सोच लीजिए कि इनाम, एफपीओ, मार्केटिंग और ये जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहे, तो ये चारों अगर हम इकट्ठा करते और हम इसी दिशा में अगर जाते तो हम सोचते कि फार्मर्स का इनकम एकदम 2 गुना होने लायक है। अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा और अगर आप कोई भी एक फार्मर के लिए चिंता करते तो मेरा ये जो वीडियो है जरूर आप लाइक कीजिए एक बार और एक बार शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।